जय हिंद, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज यश परमार एंड आई वेलकम यू ऑल योर ऑन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। ये जो वीडियो होने वाला है साथियों, ये बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। उम्मीद कीजिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक ऐसे युद्ध में भेजता हूँ जहां पर मैं सिर्फ आपको 10 हथियार, सिर्फ 10 तरह के हथियार चलाना मैं आपको सिखाऊं और मैं आपको बोलूं कि आप जाओ और इन्हीं 10 हथियारों में से आप किन्हीं भी एक से या 5 तक या 10 तक हथियारों का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आप दुश्मन को परास्त कर सकते हो। तो क्या आप मानोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज मैं साइंस के 10 ऐसे महाफैक्ट लेके आया हूं। फैक्ट की बात नहीं है, महाफैक्ट लेकर आया हूं जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन्हीं 10 फैक्ट से मैं 10 एमसीक्यू उठाकर लाया हूं। अब जाहिर सी बात है, एज इट इज एमसीक्यू बैठेगा नहीं, लेकिन जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना। उसी कॉन्सेप्ट से जो है प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें आज के सेशन को। फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। एसआई मात्रक जो होते हैं सर, हमारे पास ज्योति तीव्रता का कौन सा होता है? कैंडेला होता है। ठीक है, टोटल हमारे पास 7 एसआई मात्रक होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने आधुनिक तौर पर, ये सबको पता है 7, लेकिन हमने आधुनिक साइंस में कुछ नई नई चीजें सर इजाद करी हैं, क्योंकि हमको नई नई चीजों को मेजर करना पड़ता है। अब वो नए नए जो है साइंटिफिक इकाई या वो यहां से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कभी आपसे पूछा जाता है एक हॉर्स पावर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है 746 वोट। ठीक है, अच्छा दूसरा, सर आपसे पूछेगा प्रकाश वर्ष, आपसे पूछेगा प्रकाश वर्ष या फिर आपसे पूछेगा लाइट ईयर। आप क्या बोलेंगे? तो सर आप बोलेंगे लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस को मेजर करने का इंस्ट्रू आपका क्या है, यूनिट है, दूरी को मेजर करने की यूनिट होती है। ठीक है, और सर इसके बाद आपसे पूछेगा पारसेक। तो ध्यान रखना, एक पारसेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, और यही पारसेक आपको एक और तरह से याद रखना है। सर ये जो पारसेक है ये आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कभी कभी आपसे बैरल पूछ लिया जाता है, तो याद रखना बैरल में 159 जो है लीटर होते हैं, और बैरल का इस्तेमाल हम लोग कच्चा तेल या फिर वाइन के भंडारण के हेतु करते हैं। क्लियर हो रहा है क्या? तो ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं 4 चीजों से जो है भयंकर लेवल पर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा और क्या क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे पूछेगा एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना। तो कुछ प्रमुख जो जन्मजात से पूछे आ रहे हैं, जैसे सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, सर पहला होता है जूल। ठीक है, तो जूल को अगर हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनता है आपका अर्ग। ठीक है, दूसरा आप बोलोगे न्यूटन, तो सीजीएस में बोलना पड़ेगा डाइन। क्लियर हुआ क्या? यहां तक कहानी समझ में आ रही? तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट एसआई यूनिट से मेजरमेंट से आप लोगों की स्क्रीन पर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक चलती ट्रेन में से एक यात्री सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। ध्यान से सुनना, सिक्का जो है पीछे गिर रहा है, सामने नहीं गिर रहा है, हाथ में नहीं गिर रहा है, पीछे गिर रहा है। यह क्या दर्शाता है? तो ध्यान से सुनना, यह दर्शाता है कि सर जो मोशन है, जो ट्रेन है वो कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। अब सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, तो ध्यान से सुनना। सर ये हमारी मान लीजिए एक बस है। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक बस है, और आप जो है इस साइड में आगे मोशन कर रहे हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 60 किलोमीटर की रफ्तार से जो है ये बस आगे जा रही है। आप इस बस के ऊपर बैठे हो। ठीक है, चलिए आप जो है इस बस के ऊपर बैठे हो और आपने एक बॉल को ऊपर फेंका। ठीक है, अब वो कितनी भी स्पीड से आप फेंको उससे हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने एक बॉल को ऊपर फेंका है। ठीक है, तो सर जैसे ही आप बॉल को ऊपर फेंकोगे, बॉल के ऊपर ना दो चार्ज काम करेंगे, सॉरी दो चाल काम करती है। सर एक तो ऐसी वाली चाल जो हमने नहीं दी है लेकिन ट्रेन ने उसको दी है,
एक सर ऊर्ध्वाधर चाल। तो ध्यान से सुनना सर, ये वाली जो चाल होगी ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की ही होगी, ठीक है, और ये जो चाल है हम उसको देंगे। अब अगर ट्रेन ने अपनी स्पीड चेंज नहीं करी, ध्यान से सुनना, ट्रेन ने अगर अपनी स्पीड चेंज नहीं करी तो ये जो बॉल है ये मेरे हाथ में ही आएगी। हाँ, ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर सर मैंने एयर रेजिस्टेंस को क्या माना है, जीरो माना है, ठीक है, और ऐसे हर प्रश्न में आपको हवा के प्रतिरोध को जीरो मानना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे आएगी और अगर ट्रेन ने अपनी चाल नहीं बढ़ाई, इसका मतलब क्या है कि सर आपका बॉल आपके हाथ में गिरेगी। लेकिन जैसे ही सर ट्रेन चाल बढ़ा देगी, ध्यान से सुनना, 60 से 65 कर दिया आपने, जैसे ही बॉल को छोड़ा 60 से ट्रेन 65 हो गई, लेकिन बॉल को आपने कितनी स्पीड दी है, 60। तो इस केस में क्या होगा, ट्रेन आगे निकल जाएगी और जो आपकी गेंद है, जो बॉल है ना, वो बैकवर्ड या फिर पीछे गिर जाएंगी। तो हमने बोलेंगे सर क्या कि मोशन में क्या हो रहा है, देखो गति में क्या हो रहा है सर, बढ़ोतरी हो रही है, प्लस हो रहा है, इसका मतलब जो है वहां पर एक्सेलरेशन काम करेगा। अच्छा सर, अगर आपका जो बस होगी वो अगर चाल को कम कर ले, है ना, ये पहला केस। दूसरा केस, अगर वो सर 50 किलोमीटर पर आवर कर ले, तो बॉल के पास स्पीड कितना है, 60, और बस की स्पीड कितना हो गई, 50। तो ऐसे में बस पीछे रह जाएगी और जो बॉल होगी वो फॉरवर्ड आगे गिर जाएगी। तो हम बोल देंगे कि ट्रेन अब एक्सेलरेशन में नहीं है सर, जो ट्रेन है अब वो रिटार्डेशन का काम कर रही है, मंदन का काम कर रही है, ठीक है। तो यहां से आपको चार पांच चीजें समझ में आ गई। एक तो जब भी किसी पिंड को फेंकोगे तो दो वेग देते हैं, है ना, ऊपरी और एक क्षैतिज, है ना, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। दूसरी चीज सर, ऋणात्मक एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही आपका मंदन कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहां से दो क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है। सर हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। तो सर मैं जब v को डबल करूंगा तो वो 2 का स्क्वायर होगा, मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितना हो जाएगी। अच्छा, पिंड का वेग दुगना कर दिया है तो सर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। यहां पर आपको कहानी समझ में आई। अब यहां पर ना कई बार अलग अलग रिलेशन बोल देता है, जैसे वो बोल देगा कि मास को आधा कर दिया है और वेग को दुगना कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा सर, m/2 4v² और ये 2 से 2 गया तो कितनी हो जाएगी सर, 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। यहां से आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को पकड़कर चलना है। जी, गुरुत्वाकर्षण का मान कहाँ अधिकतम होता है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान। तो ध्यान से सुनना, यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि सर किसी भी ग्रह का जो जी होता है उसका फॉर्मूला होता है Gm/r², ठीक है, जिसमें से जो m है, ठीक है, जिसमें से जो m होता है ये होता है द्रव्यमान, ये होता है आपका द्रव्यमान। और किसका द्रव्यमान, तो सर ये होगा आपके ग्रह का, है ना, मास ऑफ प्लेनेट होगा, मास ऑफ प्लेनेट होगा। और ये जो आर है ये होगा सर आपका रेडियस ऑफ प्लेनेट, ठीक है, प्लानेट मतलब ग्रह की त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या। तो सर देखना ध्यान से, अगर मैं इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, इसका मतलब आप क्या ये समझ रहे हो कि सर अगर मैं द्रव्यमान बढ़ाऊंगा तो जी बढ़ेगा, सर मैं अगर सॉरी त्रिज्या को, रेडियस को कम करूंगा तो भी जी बढ़ेगा, हाँ या ना। तो हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से काम करती है। और सर हमको पता है कि जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो पोलर रेडियस से ज्यादा है, इसका मतलब पोल पर रेडियस सबसे कम, पोल पर रेडियस सबसे कम। सर रेडियस जहां पर कम होगी जी का मान वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे जी का मान सर सबसे ज्यादा होगा आपके ध्रुवों पर, ठीक है। और अगर आपसे पूछे सेंटर ऑफ अर्थ पर कितना होता है, तो सेंटर ऑफ अर्थ पर होता है 0। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। शानदार। यदि सुइयों को धीरे से रेखा रखा जाए, अच्छा सुइयों को धीरे से रखा जाए तो पानी पर क्यों तैरती, सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट से कहीं से अलग अलग प्रश्न आते हैं। सर ये जो कारण है ये है पृष्ठ तनाव का कारण,
ठीक है। अब पृष्ठ तनाव क्या चीज होती है मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये लिक्विड है। सर इस लिक्विड की जो ऊपरी सतह होती है इसमें आपस में एक खिंचाव लगता है, आपस में एक टेंशन लगता है, इसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। अगर आप सुई रखेंगे तो सुई का मास इतना नहीं है कि इसका सरफेस टेंशन तोड़कर वो नीचे चली जाए। अगर आप उसको धीरे से रखेंगे तो सुई जो है सरफेस टेंशन को तोड़ने में असमर्थ होती है, जिस वजह से सुई जो है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। इसी को हम लोग सरफेस टेंशन का बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं। और यहाँ से कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे जो मच्छर वगैरह होते हैं, ठीक है, जो आपके मॉस्किटो वगैरह होते हैं, वो पानी के ऊपर इसी कारण से तैरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वेट, उनका मास इतना नहीं होता कि वो पानी के सरफेस टेंशन को तोड़कर नीचे चले जाएं। हाँ या ना? दूसरी चीज आपसे बोला जाता है कि सर बारिश के टाइम पर जो है वाटर, जो आपके जो गड्ढे भर जाते हैं उनमें केरोसिन डाल दो। क्या डाल दो? केरोसिन डाल दो। तो सर इसका मतलब क्या है? केरोसिन डाल देंगे तो मच्छर क्या होंगे, केरोसिन से मर जाएंगे? नहीं भाई, केरोसिन डाल दोगे तो गड्ढे के अंदर जो पानी है उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिससे जो मच्छर के लार्वा उसके ऊपर खड़े हैं वो डूबकर मर जाते हैं। ठीक है। इसी सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, इसी सरफेस टेंशन के कारण सर पानी की जो बूंदें होती हैं वो स्फेयर शेप में आ जाती है। इसी सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है सर, जो हॉट वाटर होता है, हॉट वाटर से कपड़े धोना आसान होता है। ठीक है, क्लॉथ वॉशिंग जो होगा इजी होगा। और इसी सरफेस टेंशन की वजह से ही, ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसी सरफेस टेंशन की वजह से ही क्या होता है, तो इसी सरफेस टेंशन की वजह से आप लोग जब डिटर्जेंट डालते हो, ठीक है, तो कपड़े धोने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि साबुन या फिर डिटर्जेंट जो है वो आपके सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट? बिल्कुल सही जवाब। सर हम बोलेंगे ये -40 डिग्री पर सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन का फॉर्मूला। और ये कन्वर्जन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। इस फॉर्मूले से क्या होगा, इस फॉर्मूले से आप किसी भी तापमान को फारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ेंगे। दंत चिकित्सक द्वारा बड़ी छवियों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये अपने आप में ही बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ दो चीजें आपको समझाऊंगा। ये होता है सर कॉनकेव मिरर। अब ध्यान से सुनना। सर एक दर्पण हमारे पास ऐसा है जिसपे मैंने पॉलिश करी है पीछे की तरफ, ठीक है। सर एक दर्पण मेरे पास ऐसा है जिसमें सॉरी, हाँ, जिसमें मैंने पॉलिश करी अंदर की तरफ और इसमें मैंने पॉलिश करी बाहर की तरफ। तो ध्यान से सुनना होता क्या है। सर इस दर्पण का काम क्या है? इस दर्पण का काम है कि ये ज्यादा मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, दिख रहा है, ये ज्यादा मात्रा में प्रकाश को जो है ग्रहण कर रहा है। और सर ये वाला जो प्रकाश, ये वाला जो दर्पण है ये कम मात्रा में प्रकाश को घेरता है। क्यों? क्योंकि इसका कर्व है, यहाँ पर कोई प्रकाश आया, यहां से जो प्रकाश आएगा तो वो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन इसमें देखो यहाँ से जो प्रकाश की किरण आ रही है वो आसानी से अंदर जा रही है। हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या? तो बस यही कॉन्सेप्ट है सर, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो हमारा इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मिरर है, इसको बोलते हो आप लोग कॉनकेव मिरर, अवतल। तो अवतल क्या करता है सर, आपको दिख रहा होगा कि जो अवतल है ये कम लाइट को ज्यादा दिखाता है, मतलब कम छोटे इलाके को बड़ा दिखाएगा। इसलिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक जो होते हैं, वो इसका यूज करते हैं। दूसरा, जो हेडलाइट होती है ना गाड़ियों की, वहां पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं लाइट को फैलाने के लिए। ठीक है, चलिए सर इधर बात कर लेते हैं। ये जो आपका मिरर है ये होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का काम क्या है? सर ये ज्यादा लाइट को कम इलाके में बता रहा है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब को छोटा बनाएगा। और इसलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है,
सर इसका जो इसका यूज है वो पार्किंग लॉट में किया जाता है। ठीक है। दूसरा, व्हीकल वगैरह में जो रियर व्यू होता है, पीछे देखने का जो कांच होता है, वहां पर भी आप लोग कॉन्वेक्स लेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ेंगे। मानव कान के लिए श्रवण सीमा क्या है? ठीक है सर, हमारे कान की बात कर रहा हूं। हमारे कान सर सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और पकड़ना है कि सर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। तो इससे ज्यादा को क्या बोलेंगे और इससे कम को क्या बोलेंगे? ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप ध्यान देना, सर इससे कम होगा तो वो होता है इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है। जो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोग ये नहीं सुन सकते। सर इससे ज्यादा जो होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल चमगादड़ करते हैं, बेट लोग करते हैं। दूसरा, मेडिकल सोनोग्राफी में इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, सोनार टेक्निक में इसका इस्तेमाल करते हैं। चौथा, डॉग विसल में इसका इस्तेमाल करते हैं। डॉग विसल में इसका इस्तेमाल करते हैं। पांचवा, यहां पर आप ध्यान रखेंगे अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल जो है चिमनी वगैरह को क्लीन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इंफ्रासोनिक की, सर इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल जो है डॉग और एलिफेंट करते हैं। ठीक है। इसका एनिमल ट्रैकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हॉरर मूवीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं अलग अलग तरीके। बिजली का बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, हम लोग यहाँ पर टंगस्टन का यूज करते हैं। लेकिन टंगस्टन का ही यूज क्यों करते हैं? तो यहाँ से ना विद्युत बल्ब से ही अलग अलग प्रश्न आते हैं। मैं बल्ब के क्वेश्चन समझाता हूँ। ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक बल्ब है। ठीक है। सर ये मेरे पास क्या है, मैंने एक छोटा सा बल्ब बनाया। इस बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो डब्ल्यू यानी कि टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। इस टंगस्टन की दो प्रॉपर्टी होती है। इस टंगस्टन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पास दो प्रॉपर्टी होती है। और पहला, सर इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जल्दी गलता नहीं है। दूसरा, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है ना, ये लाइट को बहुत ज्यादा, करंट को जो है बहुत ज्यादा रोकता है। इसी वजह से जो है ये जो है ज्यादा वाट का आता है और ये अपने जो है लाइट दे पाता है। ठीक है। अच्छा, और सर बल्ब के अंदर गैस भरी जाती है। बल्ब के अंदर गैस भरी जाती है। वो गैस कौन कौन सी होती है? सर वो गैस होती है आपका आर्गन, और वो गैस होती है आपका नाइट्रोजन। ऐसा क्यों होता है? सर ऑक्सीजन क्यों नहीं भर सकते? तो ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन के कारण, अगर आप ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन रखेंगे, तो ऑक्सीजन के कारण ये जो आपका टंगस्टन है, ये जो हमारा टंगस्टन है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन के कारण ये जो टंगस्टन होगा, ये बर्निंग शुरू कर देगा, जलने लग जाएगा। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो है क्या लगाते हैं, गैस आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्लियर हुआ क्या? चलिए, आर्गन आपको पता है एक नोबेल गैस है। ठीक है। और नाइट्रोजन आपको पता है कौन सी गैस है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सूर्य के ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया, विच एनर्जी प्रोडक्शन इन द सूर्य विच प्रोसेस? तो सर स से सन आपको याद रखना है। ठीक है। और यहाँ पर हिंदी में संलयन आपको याद रखना है, सर फ्यूजन याद रखना है। फ्यूजन क्या होता है? यहाँ पर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, जिससे भारी मात्रा में आपको क्या मिलती है? भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। और इसी एनर्जी से सूरज वगैरह को जो है काम होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, इसी का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसी का एग्जांपल हम लोग रियल लाइफ में न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में भी करते हैं। ठीक है। लेकिन वहां पर अनकंट्रोलेबल होती है, हम उसको कंट्रोल में, सॉरी न्यूक्लियर रिएक्टर में तो कंट्रोल में रहती है, लेकिन अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया तो वहां पर अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है और पूरी मानव सभ्यता का नाश हो जाता है। ठीक है। तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लगभग लगभग 15-20 या सॉरी 20 से ज्यादा हमारे देश 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स
जो आपके किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट में बताओ अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए। ठीक है।